Good morning, all of you. Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Park Gandhinagar, representing this session of Design of AC Machine, SEM 7 Electrical. As previously, we started our first unit design of 3-phase induction motor, in which we already completed our 3 module as a main dimension. Second one is stator design, third one is rotor design. Then after, we also started our module 4 as a operating characteristics or parameters of the machines, in which we already completed the no load characteristics. Then after, the second part of that operating characteristics is leakage reactance. Clear? Okay. So let us start with the new session as a leakage reactance. So normally we know that the total flux of that motor have two components in terms of the flux. There are useful flux and leakage flux. As a useful and leakage flux, useful flux and leakage flux. So leakage flux is a loss kind of. So we can say that कि यूजफुल फ्लक्स जो कि आपके स्टेटर और रोटर में जो लिंक होता है उसकी बात चल रही है, और लीकेज फ्लक्स जो कि मैग्नेटिक पार्ट्स है जहाँ पे जो फ्लक्स यूजफुल नहीं है, जो एक लीकेज के टर्म्स में हम इसे बताते हैं. नॉर्मली वो डू मीन बाई दी लीकेज कि भाई जो यूजफुल फ्लक्स नहीं है, जो कि इसके अंदर फ्लक्स होता है लेकिन हमारे लिए पूरा ये फ्लक्स होता है जो यूजफुल नहीं होता है, उसे कहते हैं हम लीकेज फ्लक्स, जो स्टेटर और रोटर के पार्ट्स में इन्वॉल्व नहीं होता है, या फिर स्टेटर और रोटर के पार्ट्स में जो होता है लेकिन वो यूजफुल होने में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है. क्लियर? तो ये जो भी आपका लीकेज फ्लक्स है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो भी आपके वाइंडिंग है उसको अफेक्ट करता है. क्लियर? ओके. वन अनदर थिंग दैट द परफॉर्मेंस फॉर दैट मोटर, जैसे कि स्टार्टिंग टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, स्टार्टिंग करंट, ऐसे जो भी पैरामीटर्स हैं वो लीकेज रिएक्टेंस के ऊपर अफेक्ट करते हैं. सो दैट वी हैव टू नो और स्टडी और कैलकुलेट द लीकेज फ्लक्स ऑफ पर्टिकुलर मशीन. क्लियर? ओके. सो यहाँ पे लीकेज फ्लक्स किस किस पार्ट में आपको इंडक्शन मोटर में देखा जाएगा? क्यों? क्योंकि हम ये चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं पहले तो कि भाई ये जितने भी पार्ट्स में लीकेज रिएक्टेंस होगा तो वो हमारे लॉस कंपोनेंट बनेगा, तो उसे अगर हम कंट्रोल करें या फिर उसको हम स्टैंडर्ड डिज़ाइन पैरामीटर उसके क्या है तो उस हिसाब से डिज़ाइन करें तो लीकेज फ्लक्स कंट्रोलेबल हो या फिर कम हो. तो उसके लिए हमें क्या जानना ज़रूरी है कि आपका लीकेज रिएक्टेंस कहाँ पे होता है. अगर वो पता चल जाए तो उसके बाद हम उसके जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है एज पर द डिज़ाइन पैरामीटर्स उसे हम फॉलो करेंगे, और उस हिसाब से जो हम डिज़ाइन करेंगे तो हमारे मशीन के लिए ज़्यादा यूज़फुल या फिर अप्रोप्रिएट रहेगा. क्लियर? तो नॉर्मली हम बात करें कि भाई जो भी आपके लीकेज रिएक्टेंस है वो कहाँ पे देखा जाएगा या फिर कहाँ पे अफेक्ट करता है. तो फर्स्ट है स्लॉट लीकेज फ्लक्स, जो कि कौन से स्लॉट, जैसे कि स्टेटर स्लॉट एंड रोटर स्लॉट, तो इन दोनों के बीच का है वो है स्लॉट लीकेज फ्लक्स. क्लियर? स्लॉट लीकेज फ्लक्स. देन आफ्टर ओवरहैंग के अंदर भी हो सकता है, फिर जिगजैग में भी हो सकता है. क्लियर? तो हम इंडिविजुअली एक एक जो भी आपके इक्वेशन है उसे हम डिराइव करेंगे. क्लियर? तो ये बात हुई स्लॉट लीकेज, हाँ, स्लॉट लीकेज रिएक्टेंस की. सो लेट अस स्टार्ट द स्लॉट लीकेज रिएक्टेंस. तो उसके लिए आपको इक्वेशन क्या बनेगा? लीकेज रिएक्टेंस को हम x से डिनोट करते हैं. ये किसके लिए है? स्लॉट के लिए. किसके स्लॉट? स्टेटर के स्लॉट. सो दिस स्टैंड्स फॉर स्लॉट्स ऑफ द स्टेटर. दीज फॉर स्टेटर, दीज फॉर स्लॉट. क्लियर?
तो ये चीज़ हुई कि स्लॉट ऑफ द स्टेटर। सो यहाँ पे एक्स एस एस से हम उसे डिनोट करेंगे। उसका इक्वेशन बनेगा 8 पाई एफ टी स्क्वायर जो टर्म्स फॉर दी स्टेटर, एल इंटू पाई एल इंटू लेमड़ा ऑफ एस एस जो कि स्टेटर स्लॉट के लिए है, और पी इंटू क्यू ऑफ एस। यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी लेमड़ा है तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है कि स्पेसिफिक परमियंस ऑफ द स्टेटर स्लॉट, क्योंकि लेमड़ा को हम स्पेसिफिक परमियंस के हिसाब से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे किसका स्टेटर स्लॉट की बात चल रही है, तो किसका यहाँ पे परमियंस होगा, तो यहाँ पे स्टेटर स्लॉट का परमियंस होगा। तो उसके हिसाब से इक्वेशन बनेगा लेमड़ा ऑफ एस एस जो कि स्टेटर स्लॉट का परमियंस है। क्लियर? ओके। देन आफ्टर the next part or next thing, that is q. What does it represent? The number of, अब हम बात कर रहे हैं इस q की, जो कि नंबर ऑफ स्टेटर स्लॉट्स पर पोल पर फेज। क्लियर? q represents the number of stator slot per pole per phase। तो ये इक्वेशन हुआ स्टेटर स्लॉट का। क्लियर? ओके। देन आफ्टर नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट इक्वेशन फॉर दी रोटर स्लॉट। तो रोटर स्लॉट लीकेज रिएक्टेंस रिफर टू द प्राइमरी और रिफर टू स्टेटर, क्योंकि अगर हम ट्रांसफार्मर में ये केस हम स्टडी कर चुके हैं कि रिफर टू प्राइमरी, सेकेंडरी के ऊपर से जो भी करंट या फिर ऐसे रिएक्टेंस की बात करें रिफर टू प्राइमरी, तो उसके लिए इक्वेशन क्या होता है कि भाई जो भी आपका रिएक्टेंस है उसको आप डैश से डिनोट करते हो। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट या फिर रिफर्ड टू द स्टेटर साइड द रोटर लीकेज रिएक्टेंस और रोटर स्लॉट लीकेज रिएक्टेंस शुड बी डिनोटेड बाय एक्स ऑफ एस आर डैश, जो कि हमने ऑलरेडी बताया। देन आफ्टर इक्वेशन इज 8 पाई एफ टी एस स्क्वायर इंटू एल लेमड़ा ऑफ एस आर डैश इंटू पी इंटू क्यू एस। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप स्टेटर और रोटर दोनों के इक्वेशन को कंपेयर करो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा 8 पाई एफ टी ए स्क्वायर इंटू एल इंटू लेमड़ा अपॉन पी इंटू क्यू। सिर्फ यहाँ पे फ़र्क कहाँ पे आएगा, यहाँ पे स्टेटर की बात चल रही है। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे आपका स्पेसिफिक परमियंस है for the stator or a case of the stator slot it is denoted by lambda ss, while we are referred to its stator side for the rotor leakage reactance that should be lambda of sr dash। क्लियर? ओके। सिर्फ यहाँ पे एक ही इक्वेशन में आपको फर्क पड़ेगा, जैसे कि लेमड़ा ऑफ एस आर डैश और लेमड़ा ऑफ एस एस, जो कि स्पेसिफिक परमियंस फॉर स्टेटर एंड स्पेसिफिक परमियंस ऑफ रोटर refer to primary so that there is a dash, keep in mind। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे डैश क्यों है, रिफर टू हम स्टेटर से। क्लियर? ओके। देन आफ्टर द नेक्स्ट पार्ट दिस इज द ओवरहैंग और ओवरहैंग लीकेज रिएक्टेंस विच इज डिनोटेड बाय 8 पाई एफ टी स्क्वायर इंटू एल। यहाँ पे एल जो कि आपका लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ फॉर दी ओवरहैंग, ओ रिप्रेजेंट दी ओवरहैंग। क्लियर? एंड लेमड़ा इट इज स्पेसिफिक परमियंस फॉर ओवरहैंग, सो इट इज डिनोटेड बाय लेमड़ा 0। बाकी का इक्वेशन जैसे कि प्रीवियस केस में स्टेटर और रोटर में था, सेम वे ओवरहैंग के लिए कि 8 पाई एफ टी स्क्वायर इंटू एल इंटू लेमड़ा अपॉन पी इंटू क्यू। अब यहाँ पे हम एल जो कि स्टेटर और रोटर दोनों के केस में कॉमन था, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक परमियंस है कि वहाँ स्टेटर का था फिर रोटर का था, यहाँ पे ओवरहैंग का। क्लियर? तो यहाँ पे ये है। और बाकी की इक्वेशन आपको पता है कि लेमड़ा और लेमड़ा 0 जो कि 0 मतलब कि ओवरहैंग, एस एस फॉर द स्टेटर स्लॉट, एस आर डैश इज इक्वल टू रोटर साइड रिफर टू स्टेटर। क्लियर? तो ये इक्वेशन हुआ ओवरहैंग के लिए, जहाँ पे आपको पता है कि L0 इंटू लेमड़ा 0 दैट शुड बी म्यू 0 इंटू एल एस इंटू
tau square upon pi into YSS. So what do you mean by that YSS? स्टेटर स्लॉट पीच, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, 3 बार का क्वेश्चन हमने बताया था, इसका इक्वेशन भी आपने शायद लिखा होगा। और लेमडा जीरो दैट इज इक्वल टू म्यू जीरो इज इंटू के इंटू एल जीरो डिवाइड बाई 2√2 इंटू YSS। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हियर। The next part is the harmonic or differential leakage reactance, which is denoted by X of H. क्लियर? उसका इक्वेशन क्या बनेगा? XM इंटू के इंटू एच एस प्लस के इंटू एच आर। यहाँ पे एच एस एंड एच आर, वॉट डज इट रिप्रेजेंट? That are the constant for the stator and rotor. Clear? With respect to harmonics, H represents the harmonics, R for the rotor, S for the stator and XM जो कि आपका मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस है। तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा? अगर आपको वो नहीं याद तो मैं आपको रिवाइंड करवा दूँ। XM is equal to ES upon EM। क्लियर? ES upon EM, कीप इन माइंड। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे ये चारों जो भी लीकेज रिएक्टेंसेस है उसको हमने समराइज किया। सेम वे जो कि प्रीवियस थियरी आप नो लोड करंट की देख लो, तो जहाँ पे नो लोड करंट आपको दिख रहा था उन सब के कंपोनेंट में जितना हो रहा है उन सब का एडिशन किया था। तो यहाँ पे भी वही करेंगे कि जितना लीकेज रिएक्टेंस आपको मिल रहा है उन सबको हम मैथमेटिकली एल्जेब्रिक सम करेंगे उसका। तो क्या होगा कि भाई x ऑफ s जो कि टोटल हम बात कर रहे हैं दैट शुड बी x ऑफ एस एस प्लस x ऑफ एस आर। ये स्टेटर के लिए है, फॉर रोटर, फॉर ओवरहैंग, फॉर जिगजैग, फॉर हार्मोनिक और डिफरेंशियल। क्लियर? ओके, सो ये आपके लिए टोटल लीकेज रिएक्टेंस ऑफ द मशीन रिफर टू द स्टेटर साइड। क्लियर? तो आपको ओवरऑल इक्वेशन मिल चुका है। इन अनदर टर्म्स आई वुड लाइक टू टेल कि इट्स टोटल इम्पीडेंस की हम बात करें तो टोटल इम्पीडेंस फॉर दैट मोटर एट इट्स स्टैंड स्टिल कंडीशन, एस मीन्स स्टैंड स्टिल कंडीशन। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये स्टेटर की बात नहीं, स्टैंड स्टिल कंडीशन की बात चल रही है। तो दैट शुड बी जेड एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर एस स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। सेम वे द शॉर्ट सर्किट करंट पर फेज ISC that should be ESC upon ZS. Same way power factor for the short circuit that should be RS upon ZS, and power angle कि phi SC that is equal to cos inverse of the RS upon ZS, जो कि इसे हम cos inverse कर देंगे पावर फैक्टर के जैसे ही हम अगर हम फाइंड करें तो इट इज द cosine inverse of the R upon Z. So that should be cosine inverse of the RS upon ZS. क्लियर? तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको एग्जाम्पल में यूजफुल होगी। हालांकि हमें पता है कि इसके एग्जाम्पल्स बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरा कंटेंट कवर करना चाहते हैं, सो दैट यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन आपको मेंशन किए। क्लियर? ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक which is the dispersion coefficient that is denoted by sigma. Clear? So this equation should be like, it is the ratio between magnetizing current and short circuit current. Clear? Okay, so dispersion coefficient is the ratio for magnetizing current IM, it is denoted by IM, शॉर्ट सर्किट करंट इज डिनोटेड बाय ISC या फिर ISCI। क्लियर? तो अगर हम बात करें कि भाई ये मैग्नेटाइजिंग करंट है, जो कि मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा तो पावर फैक्टर जो भी मशीन का होगा वो रिड्यूस होगा, बिकॉज इट इज़ अ लॉस कंपोनेंट काइंड ऑफ, सो दैट वी कैन से दैट कि IM अपॉन ISC। उसके लिए आपको क्या करना है, दोनों की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए।
So what is the equation for magnetizing current? The last lecture for the design of AC machine, in which we already discussed no load current. At that time, IM square plus IL square raised to 1 by 2. It is the no load component in which magnetizing current is there. So this magnetizing current equation we already derived. क्लियर? तो यहाँ पे हमने मैग्नेटाइजिंग करंट का इक्वेशन जो कि प्रीवियस सेक्शन में हमने डिस्कस किया था, नो लोड करंट, उसका इक्वेशन क्या था? IM स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर रेज टू 1 by 2। तो उस इक्वेशन में आपने IM की वैल्यू क्या रखी थी? 0.427 P × 8060 डिवाइड बाई KWS इंटू TS। यहाँ पे सारी टर्मिनोलॉजी कौन सी क्या रिप्रेजेंट करती है वो हमें पता है। सेम वे जो कि प्रीवियस केस में हमने शॉर्ट सर्किट करंट की वैल्यू बताई कि ESC/XX। सो उस हिसाब से शॉर्ट सर्किट करंट की भी वैल्यू आपके पास है। ये चीज़ हुई शॉर्ट सर्किट करंट, ये हुआ मैग्नेटाइजिंग करंट। उन दोनों का रेशियो लेके अगर आप मॉडिफाई करते हो तो आपका सिंप्लीफाइड इक्वेशन कैसे बनेगा? फॉर द डिस्पर्शन कोफिशिएंट दैट शुड बी सिग्मा इज इक्वल टू 0.838 इंटू 10⁻⁻6 इंटू पाई इंटू LG इंटू लैम्बडा अपॉन टाउ इंटू K ओमेगा स्क्वायर इंटू US। क्लियर? ये इक्वेशन हुआ आपका डिस्पर्शन कोफिशिएंट के लिए। ओके, नाउ आपको ये इक्वेशन अगर 3 मार्क के लिए पूछते हैं, लेट सपोज कि व्हाट इज द डिस्पर्शन कोफिशिएंट, देन यू हैव टू राइट द इक्वेशन फॉर द डिस्पर्शन कोफिशिएंट, इक्वेशन फॉर शॉर्ट सर्किट करंट, इक्वेशन फॉर द मैग्नेटाइजिंग करंट एंड इट्स सिंप्लीफाइड इक्वेशन that is denoted by these. Clear? Okay, now if that question should be asked in 7 mark, that what is the dispersion coefficient and explain the effect of dispersion coefficient on the maximum power factor and maximum overload capacity at that time, अगर ये थियरी आपको पूछते तो आपको कितनी चीज़ें उसमें लिखनी है या फिर उसका रोल क्या है वो आपको अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। कि लेट सपोज अभी हम बात कर रहे हैं कि भाई इफेक्ट फॉर डिस्पर्शन कोफिशिएंट फॉर मैक्सिमम पावर फैक्टर दैट इज डिनोटेड बाय 1 माइनस सिग्मा अपॉन 1 प्लस सिग्मा। ये इक्वेशन आपको याद रखना है कि भाई मैक्सिमम पावर फैक्टर हो तो ये इक्वेशन कैसा बनेगा? 1 माइनस सिग्मा अपॉन 1 प्लस सिग्मा। ना अगर हम प्रैक्टिकली बात करें कि भाई अगर मेरा पावर फैक्टर बढ़ता है या फिर कम होता है या फिर उसके ऊपर कैसे अफेक्ट करता है, तो हम वेरियस केसेस लेंगे। जैसे कि आपका डिस्पर्शन कोफिशिएंट की वैल्यू मान लो कि 0.05, तो एट दैट टाइम मैक्सिमम पावर फैक्टर क्या बनेगा? 1 माइनस सिग्मा अपॉन 1 प्लस सिग्मा। सो 1 माइनस 0.05 दैट इज इक्वल टू 0.95 डिवाइड बाय 1 plus 0.05 is equal to 1.05. So its ratio is approximately 0.905. But let's suppose if we want to take the value for the sigma is equal to 0.1, at that time maximum power factor should be 1 minus sigma upon 1 plus sigma, 1 minus 0.1 upon 1 plus 0.1, 0.9 divided by 1.1. So that is equal to 0.8175. So what we can conclude from this, that the maximum power factor obtained in the machine that reduce the drastically with an increased level of the dispersion coefficient. मतलब कि डिस्पर्शन कोफिशिएंट की वैल्यू जब बढ़ती है तो आपका पावर फैक्टर मशीन का है वो कम होता है, विच रिड्यूसेस ड्रास्टिकली। जैसे कि यहाँ पे आपको पता है कि 90 से लेके डायरेक्ट 81 तक आ गए। तो ये मशीन के पॉइंट ऑफ व्यू आप देखो तो बहुत बड़ा चेंज है। क्लियर? तो हमने पावर फैक्टर के ऊपर डिस्पर्शन कोफिशिएंट कैसे अफेक्ट करता है या फिर मैक्सिमम पावर फैक्टर ऑब्टेन करना है तो उसमें डिस्पर्शन कोफिशिएंट कैसा होना चाहिए, सो दैट वैल्यू फॉर दैट डिस्पर्शन कोफिशिएंट शुड बी वेरी लो सो दैट वी गॉट दी मैक्सिमम पावर फैक्टर। क्लियर? अगर यही चीज़ मैं आपको फिर से हिंदी में या फिर इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो अगर हमारे मशीन के लिए हम मैक्सिमम पावर फैक्टर ऑब्टेन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपका डिस्पर्शन कोफिशिएंट लो रखना है।
क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है इस एग्जांपल में कि भाई अगर हमारा जो भी डिस्पर्शन कोफिशिएंट अगर बढ़ता है तो आपके लिए पावर फैक्टर कम होता है। क्लियर? ओके। सेम वे अगर हम यही चीज़ दूसरे पैरामीटर के लिए डिस्कस करें कि भाई ओवरलोड कैपेसिटी के लिए अगर हम बात करें कि ओवरलोड कैपेसिटी फॉर द मशीन that what is the effect of the dispersion coefficient over it, so that should be denoted by 1 minus sigma upon 2 root sigma. So लेट सपोज हम इक्वेशन या फिर अगर हम वैल्यू लेते हैं सिग्मा की डिस्पर्शन कोफिशिएंट की वैल्यू मान लो कि वो 0.05 है एट दैट टाइम, इक्वेशन क्या बनेगा 1 प्लस सिग्मा अपॉन 2 रूट सिग्मा, सो 1 प्लस 0.05 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट ऑफ 0.05, तो उसकी वैल्यू जो कि आपका रेशियो है ओवरलोड कैपेसिटी के लिए वो कितना बनेगा 2.35। बट लेट सपोज अगर हम डिस्पर्शन कोफिशिएंट की वैल्यू ज़्यादा रखते हैं 0.1, तो एट दैट टाइम ये रेशियो क्या बन जाएगा 1 प्लस सिग्मा अपॉन 2 रूट सिग्मा इज इक्वल टू 1 प्लस 0.1 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 0.1, सो दैट शुड बी 1.74। सो इसके ऊपर से हम कंक्लूड करें कि भाई ओवरलोड कैपेसिटी के ऊपर ये कैसे अफेक्ट करता है, तो ये बनेगा कि भाई ओवरलोड कैपेसिटी फॉर द मोटर दैट डिक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ द वैल्यू ऑफ सिग्मा। अगर हमारी ओवरलोड कैपेसिटी अगर कम होती है तो उसके लिए डिस्पर्शन कोफिशिएंट ज़्यादा होगा, या फिर अगर हम डिस्पर्शन कोफिशिएंट कम रखेंगे तो आपकी ओवरलोड कैपेसिटी ज़्यादा मिलेगी। क्लियर? ओके। सो ये बात हुई आपकी डिस्पर्शन कोफिशिएंट के बारे में। यहाँ पे ये आपका जो भी टॉपिक है ये आपका लास्ट टॉपिक था फॉर दी मॉड्यूल 4 यूनिट फर्स्ट। क्लियर? ओके। आज के लिए आपका ये क्वेश्चन फॉर दी वर्कशीट इज व्हाट इज द डिस्पर्शन कोफिशिएंट, देन वन अनदर इक्वेशन फॉर द असाइनमेंट इज what is the dispersion coefficient and effect of dispersion coefficient on maximum power factor as well as overload capacity. One another topic for today's assignment work is explain the leakage reactance in the induction motor. Clear? तो ये आपको 2 असाइनमेंट क्वेश्चन एंड एक वर्कशीट क्वेश्चन आज के सेशन के लिए दिया गया है। इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज के हमारे सेशन में मॉड्यूल 4 का हमने कंप्लीशन कर दिया है, तो इसके ऊपर से हम ये बता सकते हैं कि हमारी थियरी पोर्शन पूरा कंप्लीट हो चुका है। नाउ द नेक्स्ट सेशन फॉर दिस सब्जेक्ट इज डिपेंड ऑन द इट्स न्यूमेरिकल, वी विल स्टार्ट इट फ्रॉम द नेक्स्ट लेसन्स। क्लियर? टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।